हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे और पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे और जो पेपर गए हैं वो भी बहुत भी बिंदास गए होंगे। तो अब अपन को वही बिंदास पेपर बनाना है। किसका? केमिस्ट्री का भी बिंदास पेपर देना है, जिसके लिए हम 15 से 20 मिनट में पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत को निचोड़ के रखने वाले हैं। तो आप इसको जरूर कंप्लीट करें। आइए शुरुआत करते हैं। अपने पास में सबसे पहले देखो, हमने केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने रेट के बारे में पढ़ा कि हमारे पास में रेट या दर क्या है। तो देखो भैया, हम किसी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपॉन में टाइम में चेंज, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम की यदि हम बात करें तो अपन के लिए वो क्या मिलेगा? रेट मिलेगा भैया। क्या मिलेगा? रेट मिलेगा। दूसरी चीज, हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, रिएक्टेंट के बारे में बताया। तो हमने आपको बताया था कि यदि हम रिएक्टेंट का रेट लिख रहे हैं तो समय के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है या जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, जिसके कारण हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। अपने पास में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपन में समय में परिवर्तन। यदि हम प्रोडक्ट की लिख रहे हैं, उत्पादों की लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? प्लस की जगह पे हम सॉरी माइनस की जगह पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब होता है समय के साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसका रेट जो है बढ़ रहा है। आप देखो, हमने आपको यूनिट बताई है किसकी? रेट की यूनिट। तो रेट की यूनिट क्या होगी? देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन में चेंज इन टाइम, मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। तो अपन देखें कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, तो मोल पर लीटर अपन में क्या? सेकंड। तो अपने पास में मोल पर लीटर और सेकंड अपन को दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में यूनिट बनेगी किसकी? केवल और केवल दर की यूनिट है, दर की इकाई है। यदि हमने कौन सा? यदि प्रेशर को लिया, सांद्रता में नहीं, आंशिक दाब में परिवर्तन लिया, दाब में परिवर्तन लिया, तो दाब की यूनिट क्या? एटीएम अपन में सेकंड अपन को मिल जाएगी। हमने एक पढ़ा है एवरेज रेट। कौन सा रेट भैया? एवरेज रेट, औसत वेग, और जो कि किसमें होता है? डेल्टा सी अपन में डेल्टा टी। मतलब यहाँ पे एक बड़े परिवर्तन को ये औसत वेग निरूपित करता है, एक बड़ा परिवर्तन दे रखा है। तो अपने पास में C2 माइनस C1 बटे में T2 माइनस T1 के रूप में अपन को ये मिल जाएगा। हम यदि इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक या तत्कालिक वेग। मतलब किसी क्षण पर किसी भी रिएक्शन का यदि हम रेट ज्ञात कर रहे हैं, दर ज्ञात कर रहे हैं, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो अपने पास में कितना? ए लिमिट एक्सटेंड टू 0 और डेल्टा सी अपन में डेल्टा टी। हमने आपको बताया था कि यदि किसी भी ग्राफ में यदि हम उसका इंस्टेंटेनियस रेट मतलब तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने वाले हैं तो उस बिंदु पर हम एक क्या करते हैं? टेंजेंट, स्पर्श रेखा को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटती है, जिसके कारण हमें डेल्टा सी और डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाती है। अपने पास में एक इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग हमने बोला है, और प्रारंभिक वेग क्या है? अपने पास में डी सी अपॉन डी टी। लेकिन टी बराबर 0 पर किसी रिएक्शन का रेट जो होता है वो हमारा प्रारंभिक वेग कहलाता है। ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताया है आपको। तो हमने आपको बताया है कि जब भी किसी भी रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं, अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं, तो तरीका अपना होना चाहिए, जो भी कॉफिशिएंट हैं, जो भी गुणांक हैं, उन गुणांकों को बटे में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? बटे में। साथ में रिएक्टेंट का लिखेंगे तो हम माइनस के साइन का उपयोग करेंगे। यदि हमने प्रोडक्ट का लिखा तो हम प्लस साइन का उपयोग करने वाले हैं, प्लस के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास में ये देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें, रिएक्टेंट का लिख रहे हैं तो माइनस और 1/2 लिख रहे हैं, जबकि यदि हम उत्पाद का लिख रहे हैं तो प्लस का साइन का यूज कर रहे हैं। कॉफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 यहाँ पे 3 है तो बटे में 3 गया, और साथ में प्लस का साइन का उपयोग किया क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है भैया। दूसरी चीज, यदि वो किसी एक अवयवी घटक की बात कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहा है कि ए के घटने की रेट क्या है, बी के घटने की रेट क्या है, या सी के बनने की रेट क्या है, तो उस केस में आपको कॉफिशिएंट को नहीं लेना है। हमने नोट लगा के लिखवाया है आपको। तो वही सारी चीजें हैं, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान हमें
रखना है। आगे देखिए क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टरों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हमने आपको बताया था कि यदि हम किसी भी रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या? अरे उनके बीच में टक्करों का नंबर बढ़ेगा, और जब टक्करें बढ़ेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। मतलब जो हमने आपको बताया था, प्रभावी टक्करें या इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे भैया, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, टकराने की रेट बढ़ेगी, जिसके कारण रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। प्रेशर, हमने प्रेशर अप्लाइड किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, दूर दूर थे, वो पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो होगा क्या? टक्करें बढ़ेंगी, टक्करें, और टक्करें बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ेगा, तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। हमने आगे लिखा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में हमने क्या बताया है? हमने आपको बताया कि यदि हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बात करेंगे, किसकी प्रेजेंस में भैया? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, शॉर्टकट रास्ता देता है, जिससे होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और जब परिवर्तित होगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। हमने सरफेस एरिया का बताया भैया, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उतना रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। हमने आपको ये भी बताया है कि यदि हम पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं, किसमें? पाउडर के रूप में रिएक्टेंट को ले रहे हैं, तो वो रिएक्शन का रेट वहां पे ज्यादा होगा। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन का मतलब होता है कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में उपस्थित होती हैं, सनलाइट में होती हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। जितनी ज़्यादा उनकी तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, उतना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ये हमारे पास में फैक्टर है। जब भी यहाँ से इस चैप्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन बनेगा तो भैया यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, छप के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 2-3-4 लाइनों को हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा, भैया सब चीज़ों को रिवाइज करके जाएं। आज के समय का जो पेपर आता है वो पेपर तो सरल तो आता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं आता है। तो अकेले चक्कर में रहना है इम्पोर्टेंट के सारा सिलेबस, इसीलिए हम रिवाइज करवा रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर अपन 25 से 30 मिनट में खत्म करने वाले हैं। अपने पास में रेट लॉ की यदि हम बात करें तो हमने आपको बताया है किसी भी रिएक्शन का जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास में रिएक्शन दे रखी है, और इस रिएक्शन में हम देखते हैं जो रेट होता है, जो अपने पास में रिएक्टेंट होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रताओं का प्रोडक्ट होता है, और उनकी पावर अपन को देख कैलकुलेट करनी पड़ती है, एक्स और वाई माना। ये जो अपने पास में रेट है इसको हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात करते हैं, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो इनकी पावर आती है इनको हम बोलते हैं ऑर्डर या कोटि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और हमने आपको बताई है यहाँ पे कि यदि हमारे पास में, चलो इसमें हम बता रहे हैं आगे, हमने रेट कांस्टेंट की सबसे पहले इकाई की बात की, के की इकाई, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो अपने वेग स्थिरांक की क्या आएगी? मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स हमें देखने के लिए मिल रहा है कि सेकंड इनवर्स मिलेगा। आप देखें n की वैल्यू कितनी है भैया, n की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं, तो कितना आएगा? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आपको मिल जाएगा। यदि हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो अपने पास में क्या मिलेगा? 1 - 1 0 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स मिल जाएगा। n की वैल्यू यदि हमने 2 पुट की तो अपने पास में कितना? 1 - 2 माइनस का 1 बचेगा, मोल इनवर्स लीटर, और सेकंड इनवर्स आपको देखेंगे मिल जाएगा। हम यहाँ से बात करें अगले की, जिसमें हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता की हमने बात की कि क्या होने वाली है। तो यहाँ से देखो, हमने देखा कि यदि कोई भी रिएक्शन दे रखी है हमारे पास में, क्या दे रखी है? कोई रिएक्शन दे रखी है, तो उस रिएक्शन के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को गिन लें। मतलब अभिकारक में कितने पद उपस्थित हैं उनको यदि आप गिनते हैं तो वो क्या है कि उसकी आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी को बताएगी। तो कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। अब यहाँ पे इनकी मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर, मतलब अभिकारक पदों की संख्या के आधार पर इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक कौन सा? अपने पास में यूनिमॉलिक्यूलर,
दूसरा बाइमॉलिक्यूलर, और तीसरा हमारे पास में है कौन सा, कौन सी, अपने पास में पॉलीमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं या ट्राइमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 से अधिक अधिमॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन की, आणविकता होती है, तो वो रिएक्शन हमारी जटिल रिएक्शन कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती हैं। जबकि जिनकी आणविकता 3 से कम होती है वो अपने पास में एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, एक पदीय अभिक्रिया होती हैं। जबकि जिनकी ज्यादा मिलती है, इसका मतलब वो हमारी जटिल अभिक्रिया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा पदों में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। और हर एक स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, आणविकता होगी, वो 3 से कम मिलने वाली है आपको। दूसरी चीज, ये जो हमने रेट लॉ बताया है आपको, वो हमने आपको बताया था कि यदि हम किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक पदीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो अपने पास में जो पावर आई है वो बराबर हो जाती है उनके गुणांकों के, कोफिशिएंटों के बराबर हो जाती हैं। जबकि लेकिन यदि अपने पास में कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते रेट लॉ। अभिक्रिया को देख के, रिएक्शन को देख के हम रेट लॉ नहीं लिख सकते, थोड़ा सा ध्यान देना आप है। ठीक है, तो अपने पास में ये सब सारी चीजें मिल जाती हैं। आगे देखो, आगे हमने बात की ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के लिए आपको डिफाइंड करना है, परिभाषित करना है, क्या होता है, कोटि क्या होती है। तो हमने आपको बताया कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब वेग नियम दे रखा है, और वेग नियम के अंदर जो भी रिएक्टेंट है, इनकी जो पावर आई है, इनका जो सम होता है, क्या होता है, योग होता है, वो कितना होता है, वो ही ऑर्डर के बराबर होता है, कोटि के बराबर होता है। इसके बराबर आपको मिल जाएगा कि हमारे पास में जो n का मान है वो किसके, x प्लस वाई के सम के इक्वल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे हमने आपको कोई एग्जाम्पल दिया और हम आपसे पूछें कि आप बताएं ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी है, तो आप क्या करोगे, 1+0, मतलब 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे हमने क्या देखा कि अपने पास में रेट लॉ, यदि हम कोटि और आणविकता में अंतर की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में बात करें, तो हम देखते हैं कि अपने पास में कोई भी रेट लॉ दिया है, वेग नियम दिया है, उसमें जो पावर आई है उनका जो योग होगा वो हमारे पास में ऑर्डर के बराबर होगा, कोटि के बराबर होगा। जबकि आणविकता का मान, मॉलिक्यूलरिटी का मान किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी अपने पास में अभिकारक के कुल पद होते हैं उनकी संख्या आणविकता को बताती है। भैया ये हम गिन सकते हैं, मतलब सैद्धांतिक, मतलब थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, जबकि ये क्या है, हमें प्रयोग के द्वारा ज्ञात करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ज्ञात करना पड़ेगा, तो प्रयोगिक मान है। हमने आगे देखा कि अपने पास में ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, और फ्रैक्शनल हो सकती है। ये सब चीजें संभव हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू केवल और केवल क्या संभव है, अपने पास में पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, शून्य, भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल संभव नहीं है। तो इस चीज का भी आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। लास्ट में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो इस तरीके से 4 पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ से देखो, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे बताएंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर 0 होता है, या जिनका रेट, जिनका वेग अभिकारक की 0 घात के समानुपाती होता है, 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या सीधा एक और बोल सकते हो, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या, k के बराबर आएगा। मतलब अपन बोलो कि ऐसी रिएक्शन जिनका रेट जो होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो अपने पास में ये आ जाएगा। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि उदाहरण बताइए आप। तो एग्जाम्पल के लिए H2+Cl2 की रिएक्शन यदि हम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश में, ध्यान रखना भैया, इसको रिवाइज करते समय कॉपी को, पन्नों को पलटते जाना, अपने सामने रखना, आपकी सारी चीजें वही आएंगी जो हमने पहले पढ़ी थी, सारी चीजें लौट के आ जाएंगी आपके दिमाग में। ठीक है, और पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा, अपन को ये मिल जाएगा। हमने अगला बताया एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, जिसको हमने ताला चाबी विधि भी बताया, ये भी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। हमारे पास में यदि हम किसी भी गैस को तोड़ते हैं किसी मेटल की प्रेजेंस में, तो अपने पास में ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण दे रखा है।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो कम से कम इस एग्जाम्पल का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये हमसे ज़्यादा पूछा जाता है, डेफिनेशन हमें पता हो। अब आगे चलो बढ़ते हैं हम। आगे दे रखा है भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ। हमने भैया इक्वेशन को प्रूव किया था, हमने आपको बताया, आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है कि हमने इसको प्रूव किया था तो ये डेरिवेशन हमें आए, जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया का हमें डेरिवेशन आए, ये हमसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हमने आपको प्रूव करके क्या लेके आए थे, एटी बराबर ए नॉट माइनस एटी लेके आए थे। इसको जरूर देख के जाना, जरूर देखना है इसका। और यदि हमें केवल के की ही वैल्यू याद करनी है तो एटी माइनस ए नॉट बटे टी आपको मिल जाएगी। हमने आपको ये बताया था कि इसकी है मदद से यदि हमने जब ग्राफ बनाया कि हमने यहाँ पे एटी को रखा, किसको, एटी को, और ए किसको, ए नॉट को बता रहा है कि ए नॉट है, तो अपने पास में जो ढाल है वो ढाल स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है, ये मिल जाएगा आपको। यदि हमने इसकी हाफ लाइफ की बात की, अर्ध आयुकाल की बात की, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो समय अंतराल जिसमें रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, मतलब आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, 50% परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, अर्ध आयुकाल बोलते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जब हम अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ की बात करेंगे तो परिवर्तन कितना आएगा, 80 की जगह पे ए नॉट बटे 2 रखना पड़ेगा आपको, और टी की जगह पे टी हाफ रखना पड़ेगा आपको। ये दो परिवर्तन आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, ये दो परिवर्तन करेंगे। और यहाँ से जैसे ही हम टी हाफ की वैल्यू की बात करेंगे तो ये मिलेगा ए नॉट अपॉन में 2k के बराबर हमें मिलने वाला है। इसके बराबर मिलेगा ए नॉट अपॉन में 2k के बराबर मिलेगा। हमसे कई बार भाई साहब ये भी प्रूव करवा लिया जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है, मतलब अर्ध आयु काल होता है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वो आपसे हाफ लाइफ कैलकुलेट करवा रहा है, अर्ध आयु काल ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंप्लीट समय भी निकाला था, तो हमने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा जो समय है वो क्या 2 गुना होता है, किसके, हाफ लाइफ टाइम के 2 गुने के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रूव करना भी आपको बताया। तरीका आपका क्या रहेगा, जैसे आपको 50% तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आप शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ए और यहाँ पे 50/100 इंटू ए लिखें, कितना मिल जाएगा 1/2। ए में से a/2 को हम हटाएंगे, कितना मिल जाएगा a/2, जो कि किसके बराबर होगा, ए नॉट बटे 2 के बराबर होगा। हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल करते रहें। आगे देखें, हमने प्रथम पढ़ा प्रथम कोटि अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा, और हमने आपको बताया है यहाँ पे कि अपने पास में यदि आप फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो 1 होगा। साथ में हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की प्रथम घात के समानुपाती होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। यहाँ पे हमने रेट को रखा और हमने सांद्रता को रखा, कॉन्सेंट्रेशन को रखा, और ग्राफ बनाया तो अपन को ग्राफ ऐसा मिला। ठीक है भैया, कि इसका मतलब है जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट आपका बढ़ता जाएगा। आप देखो ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। हमने यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए बोला, आपको यदि उदाहरण भी बोले ना कि एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कोई रिएक्शन को ले लेंगे, ए से हमने क्या बनाया, हमने उत्पाद बनाया, प्रोडक्ट बनाया, और यदि हमसे वो एग्जाम्पल की बात करें तो आप तो उसका ऑर्डर 1 दिखा दें। ये ऑर्डर हमारे पास में कितना है, कोटि इसकी कितनी आई है, 1 आई है, तो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। ठीक है भैया, इस तरीके से आपको काम करना है। हमने इस के को प्रूव करना आपको दिखाया है, इसका डेरिवेशन जरूर देख के जाना भैया, अधिकतर पेपरों में वही मिल जाता है, तो इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले हमें फॉर्मूला भी आए कि हमारे पास में के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट अपॉन में ए टी आपको मिल जाएगा। एक तरीका आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसी को हमने ए नॉट जो माना था उसको हमने ए और ए टी को ए माइनस एक्स माना है, तो अपने पास में के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स मिल जाएगा।
ठीक है। हमने टी हाफ की बात करी थी, तो टी हाफ हमारे पास में कितना आया था, 0.693 अपन में के आया था। भैया इसको तो गांठ बांध लेना आप लोग, हमें फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ सबसे ज्यादा मिलता है अर्धायु काल, तो गांठ बांध लेना, ये आपको जरूर ये ध्यान रखें। 0.693 अपन में के बराबर होता है। अपने पास में T99 जो है वो कितने के बराबर, यदि हमसे प्रूव करवा लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए T99.9 जो है वो 10 टाइम ऑफ टी हाफ है, मतलब 99% समय, मतलब 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय जो है वो 10 गुना होता है अर्धायु काल का। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आपको करने के लिए मिल जाएगा। किसी का भी समय पूछे, आपको तरीका पता हो, या हमसे ये पूछ लेता है कि T99.9 जो है वो 3 टाइम और T90 के, तो देखो हम एक बार बता दें आपको कि ए से आपने यदि अपन प्रोडक्ट बनाया तो कैसे आपको बनाना है। ए में से तोड़ना है आपको कितना, ए में से 99.9 अपॉन में 100, मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 बन जाएगा। ध्यान रखना गलती यहीं पे होती है। इसके नीचे एक मानना, एलसीएम लेना, तो कितना आ जाएगा 1000, मतलब 1000 ए में से 999 ए को हमें हटाना है, तो कितना बन जाएगा, एक ए अपॉन में 1000 मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। आप आराम से आप क्वेश्चन को करें और उसके बाद वैल्यू को पुट करें, मतलब 80 की वैल्यू आ गई यहाँ पे A0/1000। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, जो हमने कॉपी में करवाए हैं। इन क्वेश्चनों को तो हमें छोड़ना ही नहीं है, इनको तो हमें करके जाना है। या तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मिल जाता है, डेरिवेशन मिल जाता है, नहीं तो वो क्वेश्चन दे देता है। तो पेपर बिल्कुल सरल सा पेपर आने वाला है। तो ऐसा ना हो कि पेपर सरल देख के आप लोग खुश हो जाओ कि अरे भैया हम तो सारी चीजें हमें आती हैं और उस चक्कर में आप गलत कराओ। ठीक है, अगला जो है वो हमारे पास में T75% है, जो कि कितना 2 गुना होता है किसके, हाफ लाइफ के। ये हाफ लाइफ के हमारे पास में 2 गुना दे रखा है। आप देखें यहाँ पे T इक्वल टू कितना, T इक्वल टू दे रखा है 2.303 अपॉन में के, कितने बराबर होता है, लॉग P0 अपॉन में कितना 2P0 माइनस PT के बराबर आपको मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें मिलेगा कि P0 बटे में क्या 2P0 माइनस PT के बराबर मिल जाएगा। एक और हमने संबंध निकाला, एप्लीकेशन बताया किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग P इनफाइनाइट बटे में कितना 2 इंटू P इनफाइनाइट माइनस PT। आपको बेसिकली कम आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि आ जाए तो अपना हो जाए, वैसे कम आता है। हमने एक आपको बताई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हमने बोला छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो कौन सी रिएक्शन होती है भैया, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 होता है जबकि मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, मतलब कोटि 1 आणविकता 2 होती है, और हमें देखने के लिए लगती है द्वितीय कोटि, लेकिन निकलती है प्रथम कोटि। इसीलिए अपने पास में ऑर्डर 1 और मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। ऐसी रिएक्शन हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। जब हमने कहा रेड ऑर्डर निकाला तो 1 + 0, मतलब जो अपने पास में H2O होता है, सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, उसकी सांद्रता पर वेग निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आगे देखो, हमने इसका एक और एग्जाम्पल दिया आपको कि हमारे पास में एस्टर का को आप हाइड्रोलाइसिस करवा दें, मतलब डी एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया करवा दें, रिएक्शन करवा दें, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से हम यदि ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू अपॉन में KT + 10 अपॉन में KT के बराबर आपको रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो हम आसानी से टेम्परेचर कोफिशिएंट को बता सकते हैं। और हमने आपको बताया था यदि किसी भी गैस का या किसी भी रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर को 10 यूनिट बढ़ाते हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, तो उसका जो वैल्यू है वो 2 से 3 टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। आगे देखो, हमने एक आपके लिए आर्हीनियस इक्वेशन लिखी है। क्या लिखी है भैया, आर्हीनियस इक्वेशन बताई है। और आर्हीनियस इक्वेशन हमसे क्या बोलती है,
जो बोलती है हम देखते हैं क्या बोलने वाली है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे k बराबर a e की पावर माइनस ई अपॉन में क्या होता है, आर टी होता है। ठीक है, ये जो अपने पास में माइनस ई ए अपॉन आर टी है ना, ये हमें वो कणों का नंबर को बताता है जो कि प्रभावी टक्करों में भाग लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मान को ये बताता है। आगे देखो हमारे पास में क्या है, इस स्थिति में यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो 1/t की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और यदि हम इसके आगे माइनस लगा दें भैया तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। और यदि किसी भी नंबर ई का मतलब होता है 2.303, यदि उस नंबर की हम पावर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, वहां से अपने पास में लो 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 अपने पास में इसका मान बढ़ जाएगा और ई की माइनस ई ए अपॉन में आर टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक के का मान बढ़ता है, के की वैल्यू बढ़ती है। आपको प्रूव करने के लिए बोल देता है, तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इस तरीके से वेग रेट बढ़ जाता है। हमने यहाँ से इसी रिएक्शन का उपयोग करके दोनों तरफ एलन को लेके, इसका भी डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान रखना आप, हमने एलन को लेके प्रूव किया है कि log K2 अपॉन में K1 जो आया है वो E अपॉन में 2.303, R की वैल्यू 8.314 आपको रखनी है। कितना, 1/T1 माइनस 1/T2। या क्या कर दें आप, एलसीएम ले लें, लासा ले लें, तो T1 T2 आएगा, T2 माइनस T1 बन जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास में दो इक्वेशन मिली थी जब हमने एलन लिया था। एक आई थी एलन के बराबर एलन ए माइनस ई अपॉन आर, और 1/t के इक्वल आई थी। तो आप देखें एलन के और 1/t के बीच में जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे पास में एक ऋणात्मक ढाल वाला लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन मिली, सीधी रेखा मिली, और इसका जो ढाल था वो माइनस ई अपॉन आर था। जबकि इसका कितना आया, log के इक्वल टू log ए माइनस ई अपॉन ई ए अपॉन 2.303 आर। ओ क्या लिख दिया रे मैंने, 1/T1 माइनस 1/T2 क्यों लिखा है, इंटू 1/T। जब हमने ग्राफ बनाया तो इसका हमें स्लोप ए यहाँ पे देखने के लिए मिला, जो कि इसकी तुलना में कम है या ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा है, ए क्या है, कम है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को सारा का सारी चीज़ों को पढ़ा था। आप लोग इन वीडियो को जरूर शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि उन्हें नहीं पता है एक दिन के अंदर हम कैसे रिवीजन करेंगे। तो ऐसे रिवीजन करेंगे हम, 15-15 20-20 मिनट में एक चैप्टर को उड़ा देंगे, फेंक देंगे, सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करते रहें, सारे लोगों को जरूर बताते रहें। धन्यवाद।